हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। सेकंड हेलो। हाँ, तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी के आगे के न्यूमेरिकल्स। तो आज हम आगे के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के लिए आगे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले रिवाइज कीजिए, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था। यूनिवर्सल मतलब जो कभी ना बदलने वाली लॉ है, किसकी? ग्रेविटेशन की। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि इस यूनिवर्स में दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट M1 M2 जो मास है इनका, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और ये फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस से, है ना। इन दोनों के मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली होता है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना। अगर r मान लो तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको हम हटाते हैं तो इक्वल टू g का साइन आता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इससे हमें पता चलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस है कि इससे हमें पता चलता है कि हम धरती पर क्यों खड़े हो पा रहे हैं। सबसे पहली बात, हम अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, पता है, तो अर्थ है ना, अट्रैक्ट कर रहा है वो। एक ऑब्जेक्ट मैं हूँ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से मैं धरती पर खड़ी हूँ। नहीं करता तो मैं खड़ी नहीं होती, है ना। द फोर्स दैट बाइंड अस टू दी अर्थ, जो हमें अर्थ पे खड़े रहने, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो धरती पर रखे हुए, हवा में उड़ तो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्यों धरती पर रखे हुए हैं? क्योंकि अर्थ उन्हें एक फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए सब नीचे हैं, है ना। तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ भी उस तरीके से क्या कर रहा है, अर्थ मून को भी इसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। अर्थ किसको अट्रैक्ट करता है? मून को। तो मून उसके चारों ओर घूमने लगता है, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो हमें क्या पता चलता है? द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ मून को खींचता है, इसलिए मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलेंगे? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है और सभी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है। फोर्थ, द टाइड्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, GF मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। क्या होता है? सन और मून ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो जो समुद्र होता है ना, समुद्र के पानी पर असर पड़ता है। समुद्र का पानी है, ये सीधा क्यों नहीं होता, ये ऐसा ऊपर जाता है, फिर नीचे लहरें बनती हैं, है ना। तो टाइड्स बनते, ये सीधा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर सन और मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, और तो उसकी वजह से जो पानी है ना वो ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है। फिर सन और मून की पोजीशन चेंज होना मतलब चेंज होगी, तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो उसकी वजह से ऐसी लहरें बनती हैं, है ना, सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसी को हम बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
8. What is the acceleration of a free fall? है ना, कोई भी चीज नीचे गिर रही है, फ्री फॉल है ना। सबसे पहले तो फ्री फॉल का मतलब समझिए, जैसे ये एक मान लो हमने डिब्बा ले लिया, सपोज कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे क्या है, अर्थ। कोई भी चीज को हम अगर ऊपर से गिराएंगे, ऊपर से गिराएंगे यहाँ से, तो नीचे की ओर गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी, तो उसकी वेलोसिटी में ऊपर था जो रेस्ट पे था, जैसे हमने छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन फिर उसको कौन खींच रहा है, अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ बढ़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी, इनिशियल कम थी, 0 ही थी, है ना। और कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन हुआ किसकी वजह से है, ये द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल। अगर अर्थ खींचता ही नहीं, ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहता, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, 0 की 0 ही रहती। तो द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसके रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ change of velocity is acceleration. The rate of change of velocity is acceleration. acceleration, तो इसमें क्या हुआ, acceleration आया, ठीक है, acceleration आया। this acceleration किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वजह से हुआ। the acceleration here, the acceleration is due to the gravitational force of the earth, gravitational force of the earth, अर्थ खींच रहा है, उसकी वजह से acceleration आया। this acceleration को हम यहाँ पर a लिख रहे हैं, acceleration is due to the, this acceleration is due to the gravitational this acceleration is due to the gravitational, है ना, लिख दो this acceleration, ये acceleration जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से आया है, this acceleration due to gravitational force of अर्थ, जो एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इसकी वैल्यू, इस एक्सीलरेशन की जो वेलोसिटी का चेंज आया है ना, जितने टाइम में आया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट आएगी। पता है कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसकी हमने अपनी पहले की जो वीडियो थी जिसमें चैप्टर एक्सप्लेन किया, इसमें आप जाकर देखें तो हमने ये वैल्यू निकाल कर भी बताई है किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। तो चाहते हैं आप ये पहले की वीडियो जाकर इसको देखें, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, अर्थ हमें खींच रहा है तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, फॉर अ सपोज, है ना, और अर्थ मुझे खींच रहा है तो मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी।
इसका शॉर्ट में आंसर लिख दे रहे हैं। इसको बोला जाता है 9th का वाई टू बी व्हाट टू बी कॉल द, इसको बोला जाता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन छोड़ो, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब जो अर्थ खींच रहा है उसकी वजह से जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। छोटा सा आंसर है। अब इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन। 10th question, Amit buys a few grams of gold at the poles as per the instruction of his friend, है ना। इसको आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पूरा रीड कर लीजिए। क्या होता है अर्थ के, ये है अर्थ, है ना। इसको थोड़ा सा बना दें, पता है कैसा अर्थ कैसा होता है, चपटा, चपटा मतलब ये उसका सेंटर है ना। तो ऊपर से पोल्स, ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऊपर से चपटा हुआ, और ये बीच की जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर जो अर्थ के बीच में से पास हो रही है। अब पता है क्या होता है, अमित क्या करता है, गोल्ड खरीदता है ना, गोल्ड खरीदता है यहाँ पर वो गोल्ड खरीदता है पोल पर, और ले जाके उसको इक्वेटर में अपने फ्रेंड को देता है ना। पोल में खरीदता है तो क्या जो उसका फ्रेंड को देता है, फ्रेंड कहता है कि जो तुमने हमें गोल्ड दिया है उसका वेट कम आ रहा है, उसका वेट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो हम ये गोल्ड नहीं देंगे, तुम नहीं लेंगे, मतलब तुमने गोल्ड में कुछ आधा गोल्ड तुमने रख लिया है, इस तरीके से। मतलब किस तरीके से, देखो क्या होता है, इसने जो गोल्ड खरीदा, सपोज गोल्ड का मास था m, गोल्ड का जो मास था m, लेट द मास ऑफ द गोल्ड बी m, वेट ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का वेट क्या होगा, W इज इक्वल टू mg। ये हम बात कर रहे हैं पोल पे, पोल पे गोल्ड का वेट होगा mg, तो मास तो फिक्स है ना, मास तो क्या है, फिक्स है। अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहाँ पर ये रेडियस कम है, पोल पर रेडियस कम है, इक्वेटर पर रेडियस ये ज्यादा है, ये वाली रेडियस ज्यादा है। तो g की वैल्यू पता है क्या होती है, अगर आप देखें g की वैल्यू होती है gm/r²। इसके लिए मैं आपसे फिर से कहूंगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से होता है। तो अगर रेडियस कम होगी, पोल पर क्या होता है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मतलब अगर रेडियस कम होगी, देखो यहाँ पर पोल पर कम रेडियस है, रेडियस कम होगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। मान लो पोल्स पे कितना है, 10 है, जी कितना है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी जी की 10 और 10 इंटू एम 10m। अब इसका जो वेट गोल्ड का पोल्स पर इतना था, अब हमने इसने फ्रेंड को भेजा इक्वेटर पे आके, है ना, इक्वेटर पर गया यहाँ पर और फ्रेंड को भेजा, तो वेट ऑफ द गोल्ड एट इक्वेटर, फिर से m इंटू जी। अब इक्वेटर की बात देखो, इक्वेटर में क्या होता है ना, यहाँ ध्यान से देखिए, इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा तो जी कम होगा, रेडियस ज्यादा तो जी कम होगा। तो सपोज यहाँ पर जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर जी ज्यादा तो यहाँ पर जी कम है, तो यहाँ पर अर्थ का वेट कितना होगा, 9.8 m, है ना, ये चीज सारी समझ में। अब बताओ 9.8 m और 10 m में से कौन बड़ा है, 10 m बड़ा है। तो उसने क्या किया, जो वेट ऑफ गोल्ड एट पोल्स था, वेट ऑफ गोल्ड एट पोल ज्यादा था
और उसी गोल्ड का वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर कम है। तो गोल्ड पर गोल्ड का वेट कम था, इक्वेटर पर गोल्ड का वेट ज्यादा था, सॉरी है ना, यहाँ पर कम है, इक्वेटर पर गोल्ड का वेट कम है। तो उसने जब वेट किया तो उसने कहा यार ये तो सिर्फ 9.8 एम में मंगाया, तो 10 एम था, मतलब इतना मंगाया था, मतलब उसने आधा रख लिया है ना। तो मतलब उसके फ्रेंड को नहीं पता होगा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या हो जाता है, इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए उसकी वजह से जो वेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेट हमेशा आता है न्यूटन में। ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, पढ़ लीजिए आप। Why does a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? Crumpled into a ball, okay. क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेपर लिया, उस पेपर को पहले ऐसे फेंका और उसी पेपर की एक शीट बना ली, उतनी साइज के पेपर की शीट है ये, प्लेन शीट पेपर, और ये उसकी बॉल बना ली, है ना। उसको इस तरीके से फोल्ड करके उसकी क्या बना ली, बॉल बना ली, ठीक है। अब दोनों को एक साथ ऊपर से छोड़ा गया, दोनों गिरे, है ना, दोनों नीचे की तरफ गिरे। दोनों नीचे की तरफ क्यों गिरे, हवा में क्यों नहीं रहे, क्योंकि उस पर अर्थ क्या लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है किस पे, वजन पे, मास पे। पर मास तो दोनों का फिक्स ही है, दोनों का, वही शीट को तो पेपर किया है, तो दोनों का एक साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही पेपर है और वहां पर इसको बॉल बना लिया गया है, तो दोनों का मास फिक्स है। अगर मास अलग अलग होता, अगर मास अलग अलग होता और ये हवा में नहीं होते, अभी ये हवा में है, हवा में नहीं होते तो भी ये एक साथ गिरते, क्योंकि उनका जो गिरना है वो डिपेंड नहीं करता मास पे, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन। दोनों में एक सा होगा, क्या ये चीज समझ में आ रही है, वो दोनों साथ ही में गिरेंगे, है ना, वो दोनों साथ ही में गिरेंगे। अगर क्या नहीं होता, एयर, हवा नहीं होती तो भी दोनों साथ ही में गिरते, क्योंकि एक्सीलरेशन दोनों के लिए एक साथ ही रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड रहेगा। लेकिन पता है यहाँ पर ये दोनों साथ में नहीं गिरेंगे, यहाँ पर ये दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे। पता है क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा है, एयर है, और जो हवा होती है वो क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, ऐसा उल्टा, ऐसा फोर्स। देखो इसको गिरना नीचे है ना, समझो इसको गिरना क्या है, किसी भी चीज को, इसको नीचे गिरना है, इसको नीचे गिरना है ना, ये पेपर नीचे गिर रहा है, लेकिन अर्थ क्या लगा रहा है, सॉरी हवा क्या लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, ठीक है। इसका इतना ज्यादा एरिया, नीचे से इतना ज्यादा एरिया, तो इतने ज्यादा एरिया में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है ना। ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ऑन द पेपर विल बी मोर, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो पेपर धीमे धीमे नीचे गिरेगा। अब इस पेपर को हमने क्रम्पल करके इसकी बॉल बना दी, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर ऑन द पेपर विल बी लेस। ये सिर्फ इतने से एरिया में लगा सकती है, ये कम फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, इसलिए ये जल्दी गिर जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इसमें ज्यादा है, पेपर में ज्यादा है, इसलिए धीमे धीमे गिरेगा, लेकिन इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम है, इसलिए जल्दी गिर जाएगा, है ना। एयर इस पे भी लगा रही है, एयर इस पे भी फोर्स लगा रही है,
पर इस पे जो फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा है, इस पे जो फोर्स लगा रही है वो कम है। क्यों है? क्योंकि जो इसका एरिया है नीचे से वो ज़्यादा है और इसका जो एरिया है वो कैसा है? कम है। पेपर को हमने बॉल बना लिया है ना? ये चीज़ आई समझ में? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसका आंसर देख लीजिए। The paper and the ball will not fall at same rate because the paper has large surface area. The paper has large surface area. The frictional force of air. The frictional force of air on paper will be more. So it will fall. It will fall slowly. It will fall slowly. As comparison, the paper ball has low surface area, has less surface, SA मतलब surface area. The frictional force of air, the FRIC मतलब frictional force of air on paper will be less, so it will fall fast. समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये ऊपर वाला सरफेस एरिया, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर कम लग रहा है बॉल पे, तो बॉल कैसी नीचे जल्दी गिरेगी। और इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये धीमे धीमे लहराता हुआ धीमे धीमे गिरेगा, है ना? आप जस्ट अ सेकेंड वेट कीजिए, मैं इस पेन में इंक डाल लूं। 12th क्वेश्चन देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6। क्या बोल रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून के सरफेस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो होता है, क्या होता है वो? 1/6 होता है, एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर होता है उसको 6 से डिवाइड कर दो, है ना? तो वो मून पर होता है। मतलब मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ठीक है? व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यूटन इन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट है ना? एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 kg। उसका मास है कितना? 10 kg है उस ऑब्जेक्ट का। इसका वेट कितना होगा? वेट होता है m इंटू जी। वेट मतलब वो फोर्स जिससे ये अर्थ की तरफ खिंच रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो मास तो कितना है? 10 kg है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन मतलब इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से होगा? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वेट आ जाएगा 1098 जा 980
एक के बाद पॉइंट और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी बड़ी यूनिट आएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बड़ी यूनिट की जगह हम वेट को लिख सकते हैं छोटी सी यूनिट न्यूटन में। एंड अब इसका वेट अर्थ पर तो ये है, WE लिख रहे हैं हम, वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑन मून होगा, है ना, समझ में आ रहा है, वेट ऑन मून हो जाएगा 1/6। देखो क्वेश्चन में दिया है ग्रेविटेशनल या वेट ऑन मून होगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, है ना। ये चीज प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, हमने इसको ड्राइव तक किया है कि वेट ऑफ मून वेट ऑफ अर्थ का 1/6 होगा। आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, ऐसा क्यों होता है आपको समझ में आएगा कि जो अर्थ पर मास होता है, सॉरी अर्थ पर जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, और जो मून पर जो वेट होता है वो 6 टाइम छोटा होता है अर्थ के वेट से। जाके आप वीडियो देखिए अच्छे से, समझ में आएगा, है ना। तो वेट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ क्या है 98, इसको कर दो किससे डिवाइड, 6 से डिवाइड। तो वेट ऑन मून हो जाएगा 98 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 3 बचा 38, 6 6 जा 36, 2 बचा 0.0, 6 3 जा 80, 2 बचा फिर 0, 6 3 जा, मतलब 3 3 3 चलता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 16.33 न्यूटन। सो अर्थ पर था 98 न्यूटन और मून पर 16.33 न्यूटन। लिख लीजिए इसको आप, है ना। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is thrown vertically upward। एक स्टोन को क्या हो रहा है, एक स्टोन है ये ना, नहीं पहले 13 क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए 13 क्वेश्चन, A ball is thrown vertically upward। एक बॉल है, इसको कहाँ फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है विथ अ वेलोसिटी, मतलब जो फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया है 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर जाके ये ऊपर तक जाएगी, यहाँ पर रुकेगी फिर वापस नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर तो रुकेगी, इससे और ऊपर तो नहीं जाएगी। तो ऊपर जाने की फाइनल वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पर 0, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे फिर नीचे जाएगी। तो ऊपर जाने की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। क्या इतनी चीज समझ में आई। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ये यहाँ तक राइज करेगी बॉल, है ना। तो कितनी हाइट तक ऊपर गई है ना, हाइट को मैच ले रहे हैं, कितनी हाइट तक ये ऊपर गई है। The total time it takes to return to the surface of the earth, है ना। अर्थ के सरफेस तक नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाएगी कितने टाइम में, फिर वापस नीचे आएगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए एस की वैल्यू, आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एस के 2 पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s इज इक्वल टू एक पढ़ा होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो अगर हमें s निकालना है तो यहाँ पर हमें टाइम चाहिए, टाइम भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, उन्होंने क्वेश्चन में टाइम भी पूछा है ना, इसको इधर लिख दे रहे, टाइम भी पूछा है, दिख रहा है क्या ये, हाँ पूरा दिख रहा है। तो टाइम भी इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज नहीं कर सकते, इसको मिटा दो, इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसको हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u, यहाँ पर हम लिख दे रहे 2as इज
इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चाहिए है एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, चाहिए है एस, v कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 49 का स्क्वायर, है ना, 49 का स्क्वायर, यहाँ पर 49 पूरा लिखेगा हम 49 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 2 इंटू ए देखो क्या लेना है हमें, एक्सीलरेशन अर्थ की वजह से हो रहा है तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात हम लिख सकते हैं जी, और जो जी हम लेंगे वो हम लिखेंगे, जो एक्सीलरेशन होता है नीचे की तरफ क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ उसका उल्टा है ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ 9.8 तो ऊपर की तरफ हम इसमें माइनस लगा के लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज समझ में आई है, नीचे की तरफ 9.8 होता है, हमें इसका उल्टा लेना ऊपर की तरफ माइनस 9.8, तो हम लेंगे माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। इसको हम करेंगे सॉल्व। जस्ट एक क्वेश्चन में देख रहे हैं एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 होती है, कोई दूसरी तो नहीं बोली क्वेश्चन में लेने को, हाँ नहीं बोली, चलो तो ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर, तो 49 को 2 बार लिखिए 49, इसका भी स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 और 2 2 पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू माइनस 9.8, तो माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से 2 मीटर है, 1 मीटर चला गया तो 1 मीटर बचेगा, मीटर इंटू मीटर 2 मीटर थे, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, क्या ऊपर 49 है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 टू जा 98 होता है, मुझे पता है 49 टू जा 98, एक के बाद पॉइंट, तो एक के पहले यहाँ पॉइंट, तो एक के पहले पॉइंट 0.2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर कितना बचा 49 अपॉन 2 इंटू 0.2 ये बचा, s इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम यहाँ पर चलते हैं, s इज इक्वल टू 49 अपॉन 2 टू जा 4, एक के बाद पॉइंट तो 0.4, इसको हम और चलेंगे तो 49 अपॉन 4, क्या इतनी चीज समझ में आई, तो यहाँ पर आ रहा है 49, इसको हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं साइड में डिवाइड कर ले रहे हैं 49 को 4 से, 4 1 जा 4, 9 4 2 जा 8, 9 में से 8 किया 1 बचा, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.4 था ना, तो पॉइंट का ऊपर गया तो 0 हो गया 490, तो हम यहाँ 490 से कर ले रहे हैं इसको डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10, 4 2 जा फिर से 8 चला जाएगा 2 बचा, अब हम क्या लेंगे पॉइंट लेंगे, यहाँ लगाएंगे 0, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर s आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप उसको अच्छे से, s आ जाएगा 122.5 मीटर। पहला क्वेश्चन उनने बोला था s निकालो, हमने सॉल्व कर दिया, हमारा s आ चुका है, कितना आ चुका है s 122.5 मीटर, है ना। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, अब इसको हम यहां से मिटा रहे हैं, अब हमें निकालना है क्या टाइम, ऊपर देखो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, क्या आपने इक्वेशन सुनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हम यहाँ से टाइम निकालना है, तो हम इसका करेंगे v माइनस यू, इधर गया इज इक्वल टू at, v माइनस यू, ये अपॉन में जाएगा a इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है v,
अब ये टाइम हम ऊपर जाने वाले के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि फाइनल ऊपर क्या है 0। इनिशियल हमें किससे देखा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या निकली थी हमारी 49, क्वेश्चन में ही दिया है ना, 49 से निकली थी। एक्सीलरेशन हमारा क्या है, ऊपर की तरफ गया तो -9.8, यहाँ पर ये आ जाएगा 0 माइनस तो कुछ नहीं, -49 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 490/98, यहाँ सेकंड, यहाँ -1, और इधर पर जाके जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है -1, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +2। क्या ये चीज क्लियर हुई, ऊपर जाके -2 का हो जाएगा +2, तो 2 में से 1 गए तो बचा 1, मतलब 1 बार सेकंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 टाइम जा 490, 49 2 जा 98 सेकंड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार अच्छे ध्यान से। क्या क्लियर ये वाला क्वेश्चन, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, है ना, क्वेश्चन किया है हमने, है ना। v फाइनल वेलोसिटी को हमने यहाँ पर क्या रखा 0 रखा, और फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 49 2a, और यहाँ से हमने निकाल दिया हमारा टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड इसको टाइम लगा है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर इसको हम यहाँ से बोले पूरा हमने फाइनल वेलोसिटी 0 रखी, इनिशियल वेलोसिटी 49 और एक्सीलरेशन -9.8 रखा, तो ये तो निकला किसका ऊपर जाने का टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, क्या 10 सेकेंड हो जाएगा, ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड और 5 सेकेंड नीचे आने का, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर ओवर कर रहे हैं, थोड़ी सी लेंथी ना हो जाए, बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 13 तक हो गए, 14 से वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।